इफेक्ट यानी मौसम को वजह बताया जाता है। कम बारिश और ज़्यादा बरसात समेत बढ़ती गर्मी जैसे कई फैक्टर्स को जिम्मेदार बता दिया जाता है, लेकिन हकीकत में तो डिमांड भी ज़रूरत इम्पॉर्टेंट रहती है। और इस महंगाई पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ विश्वमोहन हैं। विश्वमोहन, बताइए आज का मुद्दा क्यों है ज़रूरी? देखिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये आरबीआई की जो नई रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि जो किसानों की हिस्सेदारी है, जो फाइनल प्राइस एक रिटेल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर एक दुकान से कुछ भी सामान खरीदता है तो क्या पे करता है, उसमें किसानों को क्या मिलता है, वो रिपोर्ट यही कह रही है। जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, टॉप यानी टमाटो, अनियन और पटैटो, उसमें करीब करीब 30% ही किसानों के हिस्से में आता है। अगर 100 रुपये अगर आप टमाटर के लिए पे कर रहे हैं, अगर दे रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 30 ही रुपया किसानों के पास जाता है। 70 रुपया बाकी जो इंटरमीडियरीज है, जिसमें ट्रेडर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास चला जाता है। ये कितना जायज़ है ये आज समझेंगे, क्योंकि जितनी भी मेजर कमोडिटीज़ है, खास करके जो पेरिशेबल आइटम है, उसमें किसानों की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव और एग्री इकोनॉमिस्ट है सिराज हुसैन साहब। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और समझाने के लिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा है। सर, जो मार्केट शेयर है जो किसानों को मिलता है रिटेल भाव में, क्या आपको लग रहा है कि ये वाजिब भाव है? 30 रुपये सिर्फ मिलना, अगर हम प्याज के लिए अगर 100 रुपये दे रहे हैं और किसानों के पास सिर्फ 30 रुपये जा रहा है, ये सही है क्या? देखिए, जो ये इक्रियर की रिपोर्ट है जो प्रोफेसर गुलाटी के सुपरविजन में लिखी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, उसमें एक्चुअली देखा जाए तो एक अच्छी खबर ये है कि आमतौर पे ये समझा जाता था कि किसानों को सिर्फ 30% मिलता है कंज्यूमर रुपी का। लेकिन ये रिपोर्ट ये बताती है कि कई क्रॉप्स ऐसी हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जहां ये 40% तक जा रहा है। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है सप्लाई चेन में। लेकिन ये बात सही है कि बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होने की वजह से और सप्लाई चेन में लॉसेस होने की वजह से किसानों को जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। और बार बार दूध की मिसाल दी जाती है, मगर हम समझते हैं कि दूध की मिसाल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्वालिटी मिक्सअप हो सकती है। यहाँ क्वालिटी मिक्सअप करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के फ्रूट्स, वेजिटेबल अलग अलग दामों पर बिकते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है जो डिस्पैरिटी है रिटेलर्स के हिस्से में और किसानों के हिस्से में, इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन नहीं है और बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, एक एपीएमसी मंडी से लेकर और रिटेल तक, तो इसलिए हर एक के अपने अपने प्रॉफिट्स हैं। और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट किया गया है, रिटेल एंड पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन क्योंकि ब्रोकन है और बहुत एफिशिएंट नहीं है, उसकी वजह से लॉसेस हैं सप्लाई चेन में। हालांकि लॉसेस की बात इस रिपोर्ट में नहीं की गई है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, एक अच्छी खबर ये है जो इस रिपोर्ट से निकलती है कि 2005-6 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया था, तब से लेके अब तक हॉर्टिकल्चर में बहुत प्रोग्रेस हुई है। और ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी कही जाएगी हॉर्टिकल्चर की, कि तब आप देखिए 2004-5 में 170 मिलियन टन का प्रोडक्शन था और ये बढ़ के अब 350 मिलियन टन हो रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन जिस चीज़ों की ज़रूरत है, आपको क्या लग रहा है किस तरह के स्टोरेज सॉल्यूशंस की या कहे मार्केटिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि किसानों का शेयर भी इस अर्निंग्स में बढ़ पाए? देखिए, हमने इसके बारे में कई बार लिखा भी है। जो हमारी एपीएमसीज हैं, वहां पर ज्यादातर ट्रांजैक्शंस होते हैं। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी हॉर्टिकल्चर को, जरूरी नहीं है कि एपीएमसी के अंदर ही उसका ट्रांजैक्शन हो। हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज को यूपीए गवर्नमेंट ने ही अपने आखिरी साल में इसको फ्री कर दिया था कि एपीएमसी के बाहर भी इसकी सेल हो सकती है और उस पर कोई एपीएमसी की मंडी फी वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन उसके बावजूद एपीएमसीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो बहुत ही पुअर है। और शायद ही कोई एपीएमसी ऐसी हो जिसमें कोई कोल्ड चेन की फैसिलिटीज हो। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, रीफर व्हीकल्स चाहिए। और जिस लेवल पे हार्वेस्टिंग हो रही है, उसी लेवल पे कूलिंग फैसिलिटीज चाहिए। ये सब बातें बहुत दिनों से हो रही है, इस पर कुछ काम हुआ भी है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कोल्ड चेन स्कीम में
बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, उनमें से कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं। खास तौर से सेब की सप्लाई चेन बहुत अच्छी है और इस रिपोर्ट में जैसा कि कहा गया है ग्रेप्स की सप्लाई चेन अच्छी है, उसकी वजह से इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट भी हो रहा है ग्रेप। तो प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एपीएमसीज़ में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। जी सिराज जी, एक सवाल मेरा जो बनता है वो ये है कि अभी कुछ दिनों में आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, और जो आरबीआई ट्रैक करता है रेट वो है सीपीआई। सीपीआई की एक जो बड़ी आशंका नजर आ रही है कि जो बेस इफेक्ट था पिछले साल से, उसकी वजह से सीपीआई अभी जो नेक्स्ट हाफ है यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक बढ़ने की आशंका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या हम आगे वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो हमने अभी यह मुद्दा उठाया है कि किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या वो पैरिटी, क्या वो अगर डिस्पैरिटी जिसको अगर हम कहें तो वो और बढ़ने वाली है? देखिए, जो आरबीआई का रेट का फैसला होगा उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इस वक्त ग्लोबल फैक्टर्स बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट्स को। मिडिल ईस्ट में जो इसराइल की जंग हो रही है, इतने कंट्रीज पे उनके अटैक हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर में कुल मिलाकर ये साल अच्छा रहने वाला है क्योंकि मानसून की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। रूरल इनकम्स में हम समझते हैं कि इजाफा होगा और कुल मिलाकर इन्फ्लेशन भी काबू में रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि खरीफ की सभी फसलों में बहुत अच्छा उत्पादन होगा और क्योंकि हमारे रिजर्वॉयर्स में पानी की मिकदार काफी अच्छी अवेलेबल है, तो इसलिए रबी की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है। तो हम समझते हैं कि कुल मिलाकर फूड के फ्रंट पर आरबीआई का व्यू पॉजिटिव रहेगा। मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा कि इस तरीके की समस्या से निदान पाने के लिए सरकार को, आरबीआई को क्या कदम उठाने चाहिए? एक चर्चा ये भी हम सुन रहे थे कि आरबीआई अपनी जो सीपीआई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको बदलने की चेष्टा कर रहा है। देखिए, वो तो कोई बहुत अक्लमंदी का फैसला हमारे हिसाब से नहीं होगा। बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी उसकी एक तरह से मुखालफत की है, क्योंकि ये बात सही है कि जो फूड आइटम्स हैं, उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि आप देखिए कि जो पीएलएफएस की नई रिपोर्ट आई है, सिर्फ 22% इंडियंस ऐसे हैं जो करीब ₹10,000 से ऊपर जिनकी एम्प्लॉयमेंट से इनकम है, सिर्फ 22%। और बाकी 78% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम ₹10,000 है। तो जाहिर है कि उनका फूड पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसलिए सीपीआई को अगर हम चाहते हैं कि करेक्टली रिफ्लेक्ट करे तो फूड का वेटेज तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई भी कम करेगा। हालांकि ऐसे सजेशंस आए हैं। जहां तक इसका सवाल है कि क्या होना चाहिए, हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है रेलवेज में, रोड में, इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर में, लेकिन एग्रीकल्चर में जितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना है वो नहीं हुआ है। हालांकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना है, उससे प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी एपीएमसीज में खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। सिराज सर, आखिरी सवाल आपसे होगा दलहन को लेकर, क्योंकि दलहन की महंगाई काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से नरमी मंडियों में तो ज़रूर दिखी है, लेकिन रिटेल के दाम अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। मैं तुअर के साथ एग्जांपल देना चाहूँगा। तुअर के दाम, देसी तुअर के दाम मंडियों में 100 रुपए के आसपास है। अगर आप रिटेल में खरीदने जाते हैं तो 170, 180, अगर ब्रांडेड अगर आप तुअर खरीदते हैं, अरहर खरीदते हैं तो 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक भी है। मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन आप रिटेल में, आप कहीं भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से चेक कर ले तो यही भाव दिखते हैं। क्या लग रहा है, क्या रिटेलर्स अपना मार्जिन ज़्यादा रख रहे हैं और जो होलसेलर्स हैं, मिलर्स हैं, उनको उतना मार्जिन नहीं मिलता किसानों की तरह जितना रिटेलर्स उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है वो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से है और ये बाकी लोग काफी फ्रैगमेंटेड है देश में। देखिए, ये बात सही है कि होलसेल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस के बीच में लैग रहता है और इसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें हम इस वक्त ना जाएं। लेकिन जहां तक तूर का सवाल है तो बहुत अच्छी इस साल क्रॉप है, तूर का एरिया बढ़ा है, तूर की नई क्रॉप मार्केट में 2-3 महीने में आने लगेगी। हम समझते हैं कि तूर के प्राइसेस आगे चल के मॉडरेट होंगे, बल्कि हमें तो ये भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तूर के प्राइसेस एमएसपी के भी नीचे चले जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि सोयाबीन के दाम तमाम तर गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं, ड्यूटी बढ़ाई है क्रूड पाम ऑयल पे, रिफाइंड पाम ऑयल पे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस
बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तो जब फसलें आती हैं मार्केट में तो प्राइसेस गिरते हैं, तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा और फार्मर्स को भी अगर अच्छा प्राइस मिलता है तूर का तो वो आगे भी इंसेंटिवाइज होंगे तूर ग्रो करने के लिए। जी शुक्रिया सिराज जी हमसे यह चर्चा करने के लिए, और शुक्रिया विश्व मोहन इसको पूरी तरीके से चर्चा को समझाने के लिए कि कैसे ये न सिर्फ कंज्यूमर्स पर असर पड़ता है, किसानों पर असर पड़ता है, और खासकर हमारी पॉलिसी में इस किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए। इसी खबर को और आगे बढ़ते हैं, और टमाटरों की तेजी से बढ़ते हुए दाम को देखकर सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार नेफेड जैसी संस्थाओं के जरिए 65 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि जल्द दूसरे शहरों में भी इस स्कीम का विस्तार किया जाएगा। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंटरवीन किया है, क्या स्टेप्स उठाए? देखिए लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने जैसे जुलाई में भी जो किया था तो एक अवेलेबिलिटी के इश्यूज इसलिए आए थे बिकॉज उस समय बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सप्लाई चेन कुछ हद तक डिसरप्ट हो गया था। इस बार जो अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि हुई है उसमें टमाटर के अवेलेबिलिटी के इश्यूज नहीं हैं। वास्तव में एक अच्छा प्रोडक्शन है टमाटर का, और इसमें हम लोगों ने जब चूंकि हर दिन हमें प्राइसेस मिलते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फेस्टिवल की डिमांड को देखते हुए रिटेल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। इस कारण से हमें लगा कि इसमें इंटरवीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है। इसमें कंज्यूमर्स से बहुत अधिक प्राइसेस पे जो टमाटर बेचे जा रहे हैं उन्हें थोड़ा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। What you are indicating of holding that is being done by trade? नॉट होल्डिंग, मतलब लोगों ने एक मत बना करके और काफ़ी प्राइसेस बढ़ाए हैं। एनसीसीएफ के इस कदम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 3-4 दिनों में ही प्राइसेस जो है वो मॉडरेट होंगे। अभी मैम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में या कितने स्पॉट्स में यू आर प्लानिंग टू सेल इट? दिल्ली एनसीआर में हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अन्य जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी उसे प्रारंभ करेंगे। एक आखिरी सवाल कि पहले प्याज से ये शुरुआत हुआ था, प्याज में भी आपने इस तरीके से इंटरवीन किया था, टमाटर पे है, तो कोई और एसेंशियल कमोडिटीज़ में आपको ऐसा इनपुट या फीडबैक जिसमें आपको लगता है कि देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन विच माइट बी रिक्वायर्ड आपको? उसको जैसे जब होगा उसको हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। लगातार छठे दिन गिरावट रही निफ्टी 218 अंक गिरकर 24,800 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 980 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। बाजार का पूरा एक्शन बता रहे हैं अंश भीलवार। अंश, तो निफ्टी का यह छठवां सेशन था लगातार बिकवाली का, साथ ही साथ निफ्टी ने 1 मंथ लो का स्तर भी छू लिया है। अगर चार्ट पे देखा जाए तो ये जो सेलिंग वाली स्ट्रीक है ये पिछले कुछ अराउंड 1 साल की सबसे लंबी स्ट्रीक है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ चार्ट पे देखा जाए तो जो 25,000 का काफ़ी अहम साइकोलॉजिकल लेवल था उससे भी काफ़ी अच्छे से निफ्टी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए, और ये तीसरा सेशन था जब हमें लगातार इसमें बिकवाली नजर आई। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो वैसे तो सारे ही ऑलमोस्ट सेक्टर इंडिसेस हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। सिर्फ निफ्टी आईटी एक ही ऐसा मेजर इंडेक्स है जो हमें हरे निशान में सस्टेन होता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक हमें सबसे पहले नजर आता है जो कि टॉप सेक्टर लूजर है। साथ ही साथ इसका जो डिक्लाइन है वो पिछले 1 महीने का सबसे बड़ा डिक्लाइन भी है। इसके साथ साथ हम देखें कि निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी का ये छठवां सेशन था लगातार बिकवाली का, तो निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो का ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी स्नेही शाह आपको बताएंगी कि किन सेक्टर और शेयरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। स्नेही।
जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं आज के पंच स्टॉक्स के बारे में। और उसमें सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वोडाफोन आइडिया। आज 6% नीचे था ये स्टॉक। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने एक नोटिस इश्यू किया है इस कंपनी के लिए, जो नॉन पेमेंट ऑफ बैंक गारंटी रहे हैं, जो कि पिछले उनके पास स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज़ है उनको कवर करने के लिए बैंक गारंटी ये कंपनी ने पे नहीं किया है अब तक। तो उस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इश्यू नोटिस किया है और इसके दम पर स्टॉक आज 6% नीचे था। दूसरा स्टॉक है नैटको फार्मा। ये स्टॉक 2.5% ऊपर था आज। इस कंपनी ने एक सेटलमेंट ऑर्डर प्राप्त किया है एक US पेटेंट केस में जेनेरिक ओजेम्पिक के ऊपर माइलन फार्मा के साथ मिलकर। अब याद रखिए कि जो ओजेम्पिक ड्रग है इसके ऊपर बहुत सारा केस चल रहा था और ये ड्रग डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है और नैटको फार्मा और माइलन ने इस ड्रग के प्रोडक्शन के लिए पार्टनरशिप की थी। अब एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। आज ये स्टॉक भी 3% ऊपर था। उसके Q2 अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। उनका बेस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स नंबर भी उन्होंने दर्ज किया है Q2 के लिए, जो कि 42.9 बिलियन रुपए का अंक आया है ये बार, और ये 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऊपर है। टाइटन के बारे में बात करेंगे तो ये स्टॉक 2.5% नीचे था। उनका Q2 काफ़ी मिक्स रहा है। ओवरऑल 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है Q2 में। ब्रोकरेजेस भी कहते हैं कि उनका रेवेन्यू भले स्ट्रॉन्ग रहा है, पैट शायद थोड़ा सा दबाव में आ सकता है और उनका स्टडेड मिक्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन ट्रेजेक्टरी पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर में बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उनके Q2 अपडेट्स पर नोमुरा ने एक नोट निकाला है जिसमें वो न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हैं और टारगेट प्राइस है 650 रुपये का। प्री Q2 अपडेट वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और डिपॉजिट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। कासा डिपॉजिट रिकॉर्ड जो हुआ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो नंबर भी ऊपर है। तो जी हाँ, ये थे 5 के 5। इन स्टॉक्स पर कल नज़र रखिएगा। और अगली खबर RBI के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम से जुड़ी है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने इंडस्ट्री की राय का समर्थन करते हुए ड्राफ्ट के प्रस्ताव में संशोधन के लिए कहा है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने RBI के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स के ऊपर जो इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट है उसका समर्थन किया है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय का ये मानना है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसमें जरूरी संशोधन किया जाए ताकि इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा दबाव न पड़े। सूत्र हमें बता रहे हैं कि DFS ने जो उसे कंसर्न है वो ऑलरेडी RBI के समक्ष उठाए हैं और तमाम फीडबैक के बाद, कंसल्टेशन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि DFS ने इस बात का सुझाव दिया है कि जो 5% प्रोविजनिंग नॉर्म्स की जो बाध्यता है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, उसमें ढील देने की जरूरत है। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स ने वित्त मंत्रालय को भी इस मसले पर संपर्क किया था और जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो 5% मैंडेटरी प्रोविजनिंग का जो नॉर्म्स है उसके वजह से बैंकों के बैलेंस शीट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, लिहाजा इसमें राहत देने की जरूरत है। और इंडस्ट्री का जो व्यू पॉइंट है उस मसले पर वित्त मंत्रालय भी सहमत है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने पहले ही अपने कमेंट्स RBI को सौंप दिए हैं और वित्त मंत्रालय ने भी जो कंसर्न है वो RBI के समक्ष उठाए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय का ये भी मानना है, DFS का ये भी मानना है कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो इंडस्ट्री के लिए डिसइंसेंटिव हो सकता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। लिहाजा इसमें जरूरी बदलाव किए जाए ताकि जो क्रेडिट फ्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको सुनिश्चित किया जा सके। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले एक और बैठक जो है वो DFS और RBI के बीच में हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के आखिर तक जो फाइनल जो गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से संबंधित वो RBI जारी कर सकता है। शुक्रिया प्रकाश। अगर इन रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है तो न सिर्फ NBFC बल्कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला 18 आवर्स स्वदेश पर चलता रहेगा। in association